Hello friends, welcome to VIBS. In this video, we will discuss about the electron transport system. This is an fourth and last video of the series of cellular respiration जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे. इन द लास्ट कपल ऑफ वीडियोस वी हैड डिस्कस अबाउट द ग्लाइकोलाइसिस, देन द लिंक रिएक्शन एंड द क्रेब्स साइकिल. उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है. ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल में हमें कुछ इलेक्ट्रॉन डोनर्स मिलते हैं, जैसे कि NADH यहाँ पर मिला है, देन NADH एंड देन NADH एंड FADH2. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ पर उन इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है. और जैसे ट्रांसपोर्ट होता है, सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड विथ ATP सिंथेसिस. तो यहाँ पर क्या होता है, ATP का सिंथेसिस होता है. तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये ऑपरेट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, और वहाँ पर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं. तो वहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल कैरियर है, देन यहाँ पर ATP सिंथेसाइजिंग मशीनरी कौन कौन सी है, F0 F1 का रोल क्या है, यहाँ पर बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म कैसे होता है, केमियोस्मोटिक मॉडल क्या कहता है, स्ट्रक्चर ऑफ F0 F1 ATPs, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं. लेकिन पहले यहाँ पर, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये ऑपरेट होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में, तो पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड देन उसके बाद हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में डिस्कस करेंगे. माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. तो यहाँ पर ये जो होगा वो होगा आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड देन ये वाला जो होगा वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दिस इज एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. This is an outer mitochondrial membrane. Then this is an inner mitochondrial membrane. ये जो होगा वो होगा mitochondrial matrix. और जो ETC है it operates in inner mitochondrial membrane. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे ऑपरेट होती है, वो होती है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में. तो अगर हम ये वाला जो पोर्शन है अगर इसे जूम करते हैं तो यहाँ पर हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पर ये जो होगा वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. देन यहाँ पर जो होगा ये होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. देन यहाँ पर ये जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, और यहाँ पर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हो गए. तो पहला होगा कॉम्प्लेक्स 1, देन कॉम्प्लेक्स 2, देन यहाँ पे मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा, देन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 होगा, देन कॉम्प्लेक्स 4 होगा, एंड देन फाइनली यहाँ पे साइटोक्रोम C होगा, और यहाँ पर फाइनली ATP सिंथेस होगा जो क्या करेगा, जो कि है ATP सिंथेसाइजिंग मशीनरी. तो ये कॉम्प्लेक्स 1, ये कॉम्प्लेक्स 2, देन ये कॉम्प्लेक्स 3, ये कॉम्प्लेक्स 4, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो है ATP सिंथेस. सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस एंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर तो जो पहला कॉम्प्लेक्स है प्रोटीन कॉम्प्लेक्स वो है कॉम्प्लेक्स 1, जिसे हम कहते हैं NADH डिहाइड्रोजिनेज. देन जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. कॉम्प्लेक्स 2 इज सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज. देन complex 3 is cytochrome BC1 complex. cytochrome BC1 complex. complex 1 is NADH dehydrogenase. complex 2 is succinate dehydrogenase. complex 3 is cytochrome BC1 complex. complex 4 is cytochrome oxidase. And the complex 5, the final complex is ATP synthase. last complex is ATP synthase, जिसे हम F0 F1 ATPase भी कहते हैं. so the complex 1 is NADH dehydrogenase, the complex 2 is succinate dehydrogenase, complex 3 is cytochrome BC1 complex, then the complex 4 is cytochrome oxidase, and the final is ATP synthase. So this is in complex 1
कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पे कुछ मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स भी हैं। जो पहला है वो है यूबिक्विनॉन। Ubiquinone is the first mobile electron carrier in the electron transport system, which is represented as Q. तो यूबिक्विनॉन क्या करता है? It receives यूबिक्विनॉन receives electron from complex 1 and complex 2, from complex 1 and complex 2, and provide this electron to complex 3. ठीक है, इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन्स टू कॉम्प्लेक्स 3. प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3. देन यहां पर ये जो यूबिक्विनॉन है, इट इज डिनोटेड एज Q. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएंजाइम Q. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कोएंजाइम Q और कोएंजाइम Q10. यूबिक्विनॉन को हम Q या फिर कोएंजाइम Q या फिर कोएंजाइम Q10 भी कहते हैं. देन यहाँ पर ये वाला जो फॉर्म है, ये वाला, ये है फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड. इट इज फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड जिसे हम कहते हैं यूबिक्विनॉन. ये वाला जो फॉर्म है, ये है फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म जिसे हम कहते हैं यूबिक्विनॉन. देन ये वाला जो फॉर्म है वो है पार्शियली रिड्यूस. इट इज पार्शियली रिड्यूस फॉर्म जिसे हम कहते हैं सेमीक्विनॉन, विच इज कॉल्ड एज सेमीक्विनॉन. एंड देन ये वाला जो फॉर्म है QH2 वाला, ये है फुल्ली रिड्यूस फॉर्म ऑफ यूबिक्विनॉन, फुल्ली रिड्यूस जिसे हम कहते हैं यूबिक्विनॉन. ठीक है, तो जो फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म है वो है यूबिक्विनॉन. देन जो पार्शियली रिड्यूस फॉर्म है वो है सेमीक्विनॉन. एंड देन जो फुल्ली रिड्यूस फॉर्म है वो है यूबिक्विनॉन. देन जो सेकंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है यहाँ पर वो है साइटोक्रोम C. साइटोक्रोम C क्या करता है? इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3. इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4. एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4. So electron transport system consists of 5 protein complexes and 2 mobile electron carrier. तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 1 है वो है NADH dehydrogenase. देन जो सेकंड है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस. देन द थर्ड इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स. द फोर्थ इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज. एंड द फाइनल जो कॉम्प्लेक्स 5 है उसे हम कहते हैं ATP सिंथेज या फिर F0 F1 ATPase. देन यहाँ पर 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. जो पहला है वो है यूबिक्विनॉन एंड द सेकंड इज साइटोक्रोम C. यूबिक्विनॉन क्या करता है? इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2. इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 एंड प्रोवाइड दोज इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3. यूबिक्विनॉन ये जो फुल्ली ऑक्सीडाइज फॉर्म है जिसे हम कहते हैं यूबिक्विनॉन. देन जो पार्शियली रिड्यूस फॉर्म है उसे हम कहते हैं सेमीक्विनॉन. एंड फाइनली जो फुल्ली रिड्यूस फॉर्म है उसे हम कहते हैं यूबिक्विनॉन. यूबिक्विनॉन को हम कोएंजाइम Q या फिर कोएंजाइम Q10 भी कहते हैं. देन जो सेकंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो है साइटोक्रोम C. वो क्या करता है? इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3. ठीक है, यहाँ पर दिख रहा है इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. एंड वहाँ पर कौन कौन से प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है एंड देन वहाँ पर कौन कौन से मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. इसके बाद हम ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वहाँ पर वो कैसे ऑपरेट होती है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, वहाँ पर जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है उनके पास कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ये बातें हम डिस्कस करेंगे आगे. सो दिस इज एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. यहाँ पर ये जो होगा वो होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. दिस इज एन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन.
देन यहाँ पर जो होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, एंड यहाँ पर ये वाला जो एरिया होगा वो होगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर प्रोटीन कॉम्प्लेक्स होंगे, कॉम्प्लेक्स 1 जो कि NADH डिहाइड्रोजनेस है, देन कॉम्प्लेक्स 2 जो है वो है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस, देन द कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम BC1 complex, and complex 4 is cytochrome oxidase, and the complex 5 is F0 F1 ATPase, या फिर इसे ही हम क्या कहते हैं ATP synthase। ATP synthase, it is composed of two major portions, F0 एंड ये वाला जो होगा वो होगा F1 पोर्शन, ठीक है। सो दिस इज इन कॉम्प्लेक्स 1, देन कॉम्प्लेक्स 2, देन कॉम्प्लेक्स 3, देन कॉम्प्लेक्स 4 एंड कॉम्प्लेक्स 5। यहाँ पर 2 मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर होंगे। जो पहला होगा वो होगा यूबिक्विनॉन, एंड द सेकंड मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर इज साइटोक्रोम C। यूबिक्विनॉन क्या करता है? इट रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 एंड कॉम्प्लेक्स 2 एंड ट्रांसपोर्ट दो इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 3। साइटोक्रोम C क्या करता है? इट रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 1 is NADH dehydrogenase, complex 2 is succinate dehydrogenase, complex 3 is cytochrome BC1 complex, the complex 4 is cytochrome oxidase, and complex 5 is ATP synthase या फिर F0 F1 ATPase। कॉम्प्लेक्स 1 के पास कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप है? कॉम्प्लेक्स 1 हैज़ FMN प्रोस्थेटिक ग्रुप, एंड यहाँ पर कुछ आयन सल्फर सेंटर्स होते हैं। देन कॉम्प्लेक्स 2 के पास क्या है? आयन सल्फर सेंटर्स है। Complex 3 consists of iron sulfur centers, then cytochrome C1, then cytochrome B L and cytochrome B H। Then complex 4 के पास कौन कौन से प्रोस्थेटिक ग्रुप है? It has copper center A, then cytochrome A जैसे जिसे हम हीम A भी कहते हैं, then साइटोक्रोम A3, कॉपर सेंटर B, ठीक है। कॉम्प्लेक्स 1 के पास कौन कौन सा प्रोस्थेटिक ग्रुप है? फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड और आयन सल्फर FeS, FMN एंड FeS। कॉम्प्लेक्स 2 के पास क्या है? FeNS, आयन सल्फर सेंटर्स। कॉम्प्लेक्स 3 के पास क्या है? आयन सल्फर सेंटर्स FeS, देन साइटोक्रोम C1, देन साइटोक्रोम B विथ लो एफिनिटी, साइटोक्रोम B विथ हाई एफिनिटी, देन copper center A, then heme A, then heme A3 with copper B। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 4 के पास क्या है? कॉपर सेंटर्स है CuA एंड CuB, एंड देन हीम ग्रुप है साइटोक्रोम A, साइटोक्रोम A3। तो कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? वो NADH से इलेक्ट्रॉन्स लेता है, और जो कॉम्प्लेक्स 2 है वो क्या करता है? वो FADH2 से इलेक्ट्रॉन्स लेता है। देन वो क्या करते हैं? यूबिक्विनॉन के पास उन्हें भेजते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट देखेंगे। तो पहले जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कॉम्प्लेक्स 1 में, तो पहले FMN के पास आते हैं, देन FMN क्या करता है? उनको ट्रांसपोर्ट करता है टू द आयन सल्फर सेंटर्स, एंड देन आयन सल्फर सेंटर्स ट्रांसपोर्ट दोज इलेक्ट्रॉन टू द मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनॉन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स 1। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पर डायरेक्टली आयन सल्फर सेंटर के पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एंड देन यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स 2 के पास ये जो आयन सल्फर सेंटर्स है वो क्या करते हैं? उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू दी यूबिक्विनॉन। देन यहाँ पर कॉम्प्लेक्स 3 का जो मैकेनिज्म है वो है क्यू साइकिल मैकेनिज्म। यहाँ पर 2 पाथवे रन होते हैं। पहला पाथवे क्या कहता है? यूबिक्विनॉन से डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन जो है वो जाते हैं आयन सल्फर सेंटर के पास, देन टू द साइटोक्रोम C, एंड साइटोक्रोम C1 क्या करता है? डायरेक्टली इन इलेक्ट्रॉन्स को भेजता है टू द साइटोक्रोम C। यहाँ पर इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स 3 यहाँ पर क्यू साइकिल होती है यूबिक्विनॉन की, और यहाँ पर
क्या होता है, 2 पाथवे रन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइटोक्रोम सी है ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एक ही इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है एट ए टाइम। तो जो दूसरा पाथवे है वो क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन के पास आते हैं, देन साइटोक्रोम बी विथ लो एफिनिटी, देन साइटोक्रोम बी विथ हाई एफिनिटी, एंड देन अगेन टू यूबिक्विनोन। तो इसे हम कहते हैं क्यू साइकिल मैकेनिज्म। कॉम्प्लेक्स 3 का जो मैकेनिज्म है, जो मोड ऑफ एक्शन है, उसे हम क्या कहते हैं, क्यू साइकिल मैकेनिज्म। एंड देन यहाँ से साइटोक्रोम सी क्या करता है, वो रिसीव करता है इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 3 एंड इट ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रॉन टू कॉम्प्लेक्स 4, जहाँ पर पहले होगा साइटोक्रोम सी से कॉपर सेंटर ए के पास, देन कॉपर सेंटर ए से साइटोक्रोम ए के पास, देन साइटोक्रोम ए से साइटोक्रोम A3 कॉपर सेंटर बी के पास, एंड देन फाइनली टू ऑक्सीजन विच इज एन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पहले क्या होगा, इन केस ऑफ NADH, तो पहले हम NADH के केस में देखेंगे क्या होता है। तो जब NADH से इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो यहाँ पर NAD फॉर्म होता है, NADH इज रिड्यूस टू NAD, एंड देन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो पहले लेता है FMN, 2 इलेक्ट्रॉन्स वो क्या करता है, NADH से लेता है, देन FMN क्या करता है, उन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है टू द आयन सल्फर सेंटर्स। देन यहाँ पर क्या होता है, आयन सल्फर सेंटर्स क्या करते हैं, उन 2 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं टू द यूबिक्विनोन, ठीक है, टू द यूबिक्विनोन। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यू साइकिल होगी, जिससे क्या होगा, पहले तो यूबिक्विनोन अपने फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में होगा, देन इट इज कन्वर्टेड टू partially reduced form, then to fully reduced form, and again to fully oxidized form। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू साइकिल रन होगी। तो पहले इलेक्ट्रॉन जो है कॉम्प्लेक्स 1 में, कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है, NADH से इलेक्ट्रॉन जो है वो लेता है एंड उसे ट्रांसपोर्ट करता है टू द यूबिक्विनोन। जब इलेक्ट्रॉन लेता है कॉम्प्लेक्स 1 तो पहले कौन होता है, पहले होता है FMN फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, देन आयन सल्फर सेंटर्स, एंड देन टू यूबिक्विनोन। इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स 2 यहाँ पर क्या होगा, FADH2 से इलेक्ट्रॉन लेगा वो, और यहाँ पर पहले भेजेगा आयन सल्फर्स सेंटर के पास, एंड देन इलेक्ट्रॉन जाएंगे आयन सल्फर सेंटर से सीधे यूबिक्विनोन के पास, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम NADH के केस में देखेंगे। तो जब कॉम्प्लेक्स 1 से इलेक्ट्रॉन जो है वो यूबिक्विनोन के पास जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो 4 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से जाते हैं इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। देन यहाँ पर क्यू साइकिल रन होती है, और जैसे ही क्यू साइकिल रन होती है तो यहाँ पर 4 प्रोटॉन जो है वो बाहर जाते हैं फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। देन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स 4 यहाँ पर भी क्या होगा, 2 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। दिस इज इन केस ऑफ NADH। NADH के केस में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स 1 से 4 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। देन कॉम्प्लेक्स 3 में वहाँ पर क्या होगा, 4 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन में जाएंगे, और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। इन केस ऑफ FADH2 क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जब कॉम्प्लेक्स 2 से यूबिक्विनोन के पास जाएंगे एंड देन यूबिक्विनोन से कॉम्प्लेक्स 3 के पास जाएंगे, तो यहाँ पर भी क्या होगा, 4 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाएंगे। एंड देन जब साइटोक्रोम सी से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गए कॉम्प्लेक्स 4 के लिए, तो यहाँ पर भी क्या होगा, प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होगा फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर भी क्या होगा, 2 प्रोटॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट हो गए फ्रॉम मैट्रिक्स साइड टू द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो यहाँ पर जब एक NADH से 2 इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं तो क्या होता है, टोटल 10 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए, जब NADH से इलेक्ट्रॉन लिए हुए थे कॉम्प्लेक्स 1 में, तो यहाँ पर क्या हुआ, 4 प्रोटॉन्स यहाँ से मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में गए। देन यहाँ पर भी 4 प्रोटॉन्स और यहाँ पे 2, 4 + 4 + 2 = 10। एक NADH के लिए 10 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। इन केस ऑफ FADH2, 1 FADH2 से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट होते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन का पंपिंग नहीं होता। कॉम्प्लेक्स 3 के पास
4 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है और कॉम्प्लेक्स 4 के पास 2 प्रोटॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो 4 + 2 = 6 प्रोटॉन। ठीक है, 1 NADH से 10 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स से ट्रांसपोर्ट होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इन केस ऑफ FADH2 6 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से जाते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, यहाँ पर प्रोटॉन का ग्रेडियंट फॉर्म होता है। इट क्रिएट्स एन प्रोटॉन ग्रेडियंट प्लस यहाँ पे क्या होता है, चार्ज का भी ग्रेडियंट फॉर्म होता है। प्रोटॉन ग्रेडियंट भी फॉर्म होता है और चार्ज ग्रेडियंट भी फॉर्म होता है। तो इंटर स्पेस में क्या होता है, प्रोटॉन का ग्रेडियंट भी फॉर्म होता है और यहाँ पे चार्ज डिफरेंस आता है, जिससे क्या होता है, चार्ज का ग्रेडियंट भी फॉर्म होता है। तो जब प्रोटॉन ग्रेडियंट और चार्ज ग्रेडियंट होता है तो इसे हम कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स, या फिर इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। यहाँ पर क्या हो रहा है, जब प्रोटॉन्स का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, तो यहाँ पर दो चीज़ें होती है। एक होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है और दूसरा जो है वो चार्ज ग्रेडियंट क्रिएट होता है, पीएच ग्रेडियंट एंड चार्ज ग्रेडियंट। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होता है। और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन मोटिव फोर्स है वो क्या करता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्राइव्स दिस प्रोटॉन मोटिव फोर्स ड्राइव्स द एटीपी सिंथेसिस। कीमोस्मोटिक मॉडल क्या कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट इज कपल्ड विद ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स है NADH एंड FADH2 से, उनसे इलेक्ट्रॉन लेकर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन के पास, जो कि फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पर NADH से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं और FADH2 से है वो जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो टोटल होंगे। 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ से कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, देन मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स एंड देन कॉम्प्लेक्स 3 एंड देन कॉम्प्लेक्स 4। और कॉम्प्लेक्स 4 से क्या होंगे, वो जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका ट्रांसपोर्ट होगा, उनको एक्सेप्ट किया जाएगा बाय ऑक्सीजन विच इज एन फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर 4H+ gives 2H2O। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज एन फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या होगा, जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में क्या होगा, प्रोटॉन का ग्रेडियंट क्रिएट होगा और चार्ज ग्रेडियंट क्रिएट होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है इसे हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेस कहते हैं। मतलब वो क्या करता है, ATP का सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है तो इससे क्या होता है, प्रोटॉन जो है वो फिर से क्या होते हैं, वो फिर से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आना स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से जो है वो प्रोटॉन्स क्या करेंगे, अब मैट्रिक्स साइड में ट्रांसपोर्ट होंगे। यहाँ पर ये जो ATP सिंथेस है उसके पास क्या है, 2 कंपोनेंट है, उसे हम F0 कंपोनेंट और F1 कंपोनेंट कहते हैं। F0 कंपोनेंट जो है उसके पास क्या है, उसके पास रोटेशनल एक्टिविटी, मतलब वो रोटेट होता है। और F1 के पास क्या है, इट हैज़ कैटालिटिक एक्टिविटी। मतलब ATP सिंथेस जो है इसे हम कहते हैं ATP सिंथेसाइजिंग मशीनरी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो ATP सिंथेस है उसके पास जो F1 कंपोनेंट है उसके पास क्या है, कैटालिटिक एक्टिविटी है। F0 के पास क्या है, रोटेशनल एक्टिविटी, जिससे क्या होगा, वो रोटेट होगा। और जो F1 है उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर जो एक्चुअल कैटालिटिक साइट है ATP सिंथेसिस की वो क्या है, F1। ATP सिंथेसिस के स्ट्रक्चर के बारे में और यहाँ पे जो बाइंडिंग चेंज मैकेनिज्म है ATP सिंथेसिस का, उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो जब यहाँ पर 4 प्रोटॉन जो है वो अंदर आते हैं, तो जब 4 प्रोटॉन जो है वो अंदर आते हैं तो उससे क्या होगा, एक ATP का सिंथेसिस होगा। जब 4 प्रोटॉन्स अंदर आते हैं फ्रॉम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स साइड, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ATP का सिंथेसिस होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर 3 प्रोटॉन जो है वो यूज़ किए होते हैं ATP सिंथेसिस के लिए फॉर टर्बाइन मूवमेंट। इसके रोटेशन के लिए 3 प्रोटॉन जो है वो यूज़ किए जाते हैं और जो एक प्रोटॉन है उसका यूज़ किया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ATP, फॉर ATP ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पर जब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से 4 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड में आते हैं तो उससे क्या होता है, एक ATP का सिंथेसिस होता है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो 3 प्रोटॉन्स हैं उनको यूज़ किया जाता है फॉर टर्बाइन मूवमेंट, फॉर टर्बाइन रोटेशन एंड 1 प्रोटॉन इज यूज फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ATP। तो इससे क्या होता है,
जब यहाँ पे अगर कैलकुलेशन देखें तो यहाँ पे क्या होता है, जब एक NADH जो है उसके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एक NADH के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। तो इससे क्या होता है, 10 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से क्या करते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, एक NADH 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 10 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या बताया था कि जब 4 प्रोटॉन्स इंटर मेम्ब्रेन स्पेस से मैट्रिक्स साइड में आते हैं तो क्या होता है, एक ATP का सिंथेसिस होता है। मतलब 10 प्रोटॉन से कितने ATP का सिंथेसिस होगा, 2.5 ATP का सिंथेसिस होगा। ठीक है, वैसे ही जब 1 FADH2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब FADH2 से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो यहाँ पे क्या होता है, टोटल 6 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से क्या होते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ट्रांसपोर्ट होते हैं। मतलब 1 FADH2 2 इलेक्ट्रॉन्स 6 प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स साइड से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ATP के सिंथेसिस के लिए कितने प्रोटॉन्स लगते हैं, 4 प्रोटॉन्स लगते हैं। मतलब यहाँ पर कितने ATP का सिंथेसिस होगा, 1.5 ATP का सिंथेसिस होगा। इसका मतलब ये है कि 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP। सेम केस FADH2 की है, 1 FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। ठीक है, तो यहाँ पर 1 NADH इज इक्वल टू 2.5 ATP एंड 1 FADH2 इज इक्वल टू 1.5 ATP। यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, दीज आर कपल्ड प्रोसेसेस। क्योंकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है तो उससे क्या होता है, प्रोटॉन मोटिव फोर्स जो है वो जनरेट होता है। जब प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट होता है तो वो क्या करता है, इट ड्राइव्स द सिंथेसिस ऑफ ATP। सो दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन आर कपल्ड प्रोसेसेस। तो इससे आगे हम देखेंगे कि ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो वहाँ पे हमें कितने ATP मिलते हैं। मतलब वो जो कैलकुलेशन है पूरा ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल का, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम पहले प्रोसेस देखेंगे, देन उसके डायरेक्ट प्रोडक्ट देखेंगे एंड जो फाइनल ATP का काउंट होगा वो डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कौन सी प्रोसेस है वो डिस्कस करेंगे, देन यहाँ पर उस प्रोसेस के डायरेक्ट प्रोडक्ट कौन कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे एंड देन फाइनली जो ATP काउंट होगा, फाइनल ATP काउंट, वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो है ग्लाइकोलाइसिस, पहली वाली प्रोसेस, देन लिंक रिएक्शन एंड देन द क्रेब्स साइकिल। सो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान यहाँ पर हमें 2 ATP एंड 2 NADH मिले हैं, 2 ATP एंड देन 2 NADH। तो जो फाइनल ATP का प्रोडक्शन है वो है ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP एंड 2 NADH मतलब 5 ATP। देन ड्यूरिंग लिंक रिएक्शन हमें 2 NADH मिले हैं। So the final ATP count is 5 ATP. Then in the Krebs cycle, two ATP, then 6 NADH and 2 FADH2. So जो फाइनल प्रोडक्ट है वो है 2 ATP, then 6 NADH मतलब 15 ATP and then 2 FADH2 मतलब 3 ATP। तो जो टोटल यील्ड है ATP का, टोटल यील्ड पर ग्लूकोज इज इक्वल टू 2 + 5 + 5 + 2 + 15 + 3 इज इक्वल टू 32 ATP। ठीक है, तो जब ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन एंड क्रेब्स साइकिल होता है तो यहाँ पर जो टोटल ATP का प्रोडक्शन है वो है 32 ATP। So if you like this video, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon for latest videos. Thank you.